प्रणाम मित्रों। तो चलिए आज हम लोग रासो काव्य परंपरा की सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर चर्चा करते हैं। बहुत से ऐसे साहित्य इतिहासकार हैं जिन्होंने पृथ्वीराज रासो को एक अप्रमाणिक ग्रंथ माना है और किसी ने उसे प्रमाणिक ग्रंथ माना है। तो चलिए आज हम लोग चर्चा करते हैं उसकी प्रामाणिकता पर। पृथ्वीराज रासो प्रमाणिक ग्रंथ है या अप्रमाणिक, इस विषय पर आलोचकों के भिन्न भिन्न मत हैं। अर्थात जो पृथ्वीराज रासो है वह एक प्रमाणिक ग्रंथ है कि अप्रमाणिक, इस पर सभी जितने भी आलोचक हैं उनके अपने अपने मत हैं। यह ग्रंथ चंद्रबरदाई कृत है, अर्थात पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई जी ने की थी। चंद्रबरदाई जी पृथ्वीराज चौहान के घनिष्ठ मित्र और उनके दरबारी कवि थे। चंद्रबरदाई जी हिंदी के आदि कवि माने जाते हैं, अतः पृथ्वीराज रासो भी प्रथम ग्रंथ है। यह 69 भागों में विभक्त है तथा इसके 2500 से अधिक पृष्ठ हैं। इसमें कहीं कहीं ऐसी बातों का वर्णन हुआ है जो इतिहास की दृष्टि से भ्रमपूर्ण है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि यह संपूर्ण ग्रंथ ही भ्रमपूर्ण है, क्योंकि इसमें कहीं कहीं उच्च कोटि की कवित्व भी आ गया है। इस ग्रंथ की प्रामाणिकता तथा अप्रामाणिकता संबंधी विचारों को 4 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है, कुछ विद्वान रासो को प्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं और उसमें आई हुई प्रत्येक बात का समर्थन करते हैं। उनके मतानुसार रासो बिल्कुल प्रमाणिक ग्रंथ है। चंद्रबरदाई जी के वर्णन से स्पष्ट है कि यह पृथ्वीराज का समकालीन कवि था, क्योंकि उसने पृथ्वीराज के सैनिक कार्यों तक का वर्णन किया है। कुछ विद्वान के मतानुसार रासो बिल्कुल ही अप्रमाणिक ग्रंथ है। उनका कथन है कि चंद्र नाम का कोई कवि नहीं हुआ है और न ही उसने रासो की रचना की है। रासो में आई हुई तिथियों तथा उनकी माता का नाम भी बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इतिहास की तिथियों के अनुसार तिथियां तथा नाम आदि नहीं है। अर्थात चंद्रबरदाई जी ने जिन तारीखों का प्रयोग पृथ्वीराज रासो में किया है वे तारीख इतिहास से मेल नहीं खाते हैं। इसीलिए बहुत से विद्वान पृथ्वीराज रासो को एक अप्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं। कुछ विद्वानों का यह भी कथन है कि चंद्र नाम का व्यक्ति था और उसने रासो की रचना भी की है, किंतु वह रासो आज उपलब्ध नहीं है। आज के रासो में प्रक्षिप्त अंशों के बाहुल्य के कारण वह उसे प्रमाणिक नहीं मानते हैं। कुछ विद्वान तो यह मानते हैं कि चंद्र नाम का व्यक्ति अवश्य था, किंतु वे ये नहीं मानते कि रासो चंद्र नामक कवि की कृति है, क्योंकि प्रस्तुत रासो में जैसी भारी भूल है उन्हें देखते हुए उसे चंद्रकृत मानना असंभव लगता है। चंद्र पृथ्वीराज के इतना निकट था कि उससे ऐसी भूलें होना संगत नहीं लगता। कुछ विद्वानों का मानना था कि चंद्र नामक व्यक्ति तो थे, परंतु जो पृथ्वीराज रासो है उसकी रचना चंद्रबरदाई जी ने की है, यह मानना थोड़ा कठिन है, क्योंकि पृथ्वीराज रासो में इस प्रकार की भूलें की गई हैं कि उसको देखने से यह प्रतीत होता है कि यह चंद्रबरदाई जी की कृति नहीं है। जैसा कि हमें पता है कि पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई जी बचपन से ही साथ में रहे हैं, और यदि कोई किसी के इतने निकट होगा तो उसके विषय में वह कभी भी कोई भूल नहीं कर सकता, और इतनी बड़ी बड़ी भूलें कर पाना तो थोड़ा असंभव प्रतीत होता है। इसीलिए कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासो को चंद्रबरदाई जी की रचना मानते ही नहीं हैं। मुख्य रूप से इस विषय में 2 दल बन गए हैं। एक दल तो उसकी प्रामाणिकता स्वीकार करता है तथा दूसरा दल उसके विरोध में अपने विचार प्रकट करता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, प्रोफेसर रामाकांत त्रिपाठी, मिश्र बंधु और विष्णुलाल पंड्या आदि इसके पक्ष में हैं, अर्थात वे रासो को प्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं, तथा श्यामल दास, मुरारी दान, गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ला आदि इसकी प्रामाणिकता में संदेह करते हैं। अब तक लगभग 7 प्रतियां उपलब्ध हो पाई है। इससे यह कहना कि अमुक प्रति प्रमाणिक है तथा अमुक अप्रमाणिक है असंभव ही है। पृथ्वीराज विजय नामक खंडित प्रति इसके विरोध का प्रमुख कारण है। यह प्रति इतिहास से मिलती है। आलोचकों का कथन है कि रासो के वर्णन पृथ्वीराज विजय से नहीं मिलते हैं, अतः यह अप्रमाणिक है। पृथ्वीराज विजय में तो पृथ्वीराज की माता का नाम कलावती है। पृथ्वीराज विजय में पृथ्वीराज के वर्णन शिलालेखों से मेल खाते हैं। मुंशी देवी प्रसाद के शब्दों में पृथ्वीराज के उत्कर्ष साधन के लिए सारोकार ने बहुत से राजाओं के कल्पित नाम दिए हैं। कवि राजा श्यामल दास इस ग्रंथ को बिल्कुल अप्रमाणिक मानते हैं। उनके मतानुसार यह पृथ्वीराज की मृत्यु के पश्चात किसी चारण द्वारा रचा गया है। ओझा जी रासो को संवत 1450 से पूर्व की रचना नहीं मानते। यह कहते हैं कि विक्रम संवत 1460 में हम्मीर काव्य बना, उसमें चौहानों का विस्तृत इतिहास है, परंतु
परंतु उसमें पृथ्वीराज रासो के मतानुसार चौहानों को अग्निवंशी नहीं लिखा और न उसकी वंशावली को आधार ही माना गया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भी रासो में बहुत सी असंगतियाँ बतलाई है। जैसे आबू धरमाल राज्य करता था और उसका उल्लेख कहीं भी नहीं पाया जाता। रासो में पृथ्वीराज की शक्ति का वर्णन करते हुए गुजरात के राजा भीमसेन का पृथ्वीराज के हाथों मरना दिखाया गया, किंतु शिलालेखों के अनुसार वह 1772 तक ही जीवित रहे। इस प्रकार इसमें कपोल कल्पित और मनमानी कथाएं इतनी अधिक है कि वे अविश्वसनीय हैं और उनका इतिहास से कोई संबंध नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार इसमें तिथियां ही अशुद्ध नहीं हैं, अपितु घटनाएं भी अशुद्ध हैं। रासों में पृथ्वीराज का जन्म संवत 1155 गोद जाना 1122 लिखा है, जो इतिहास की तिथियों से मेल नहीं खाता। भाषा भी इसकी शुद्ध और सुगठित नहीं है। इनके विचार में भाषा की कसौटी पर यह ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके साथ साथ अरबी और फारसी के शब्दों का मिश्रण भी इसकी प्राचीनता में संदेह उत्पन्न करता है। किंतु डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी के मतानुसार यह ग्रंथ प्रमाणिक है। उन्होंने मुनि जिन विजय जी द्वारा प्राप्त 4 रासो विषयक छंदों को प्रमाणिक माना है। उनके विचार में प्रक्षिप्त अंश तो मिल सकते हैं, क्योंकि रामायण जैसे ग्रंथ में जो इतने वर्षों के बाद लिखा गया उसमें भी क्षेपक अंश पाए जाते हैं। पुरानी शिलालेखों में भी यह रासों का वर्णन बताते हैं। रासों के विषय में इनका मत है कि पृथ्वीराज रासो समस्त वीर गाथा काल की सबसे अधिक महत्वपूर्ण रचना है। उस काल की जितनी स्पष्ट झलक इस ग्रंथ में पाई जाती है उतनी अन्य ग्रंथ में नहीं। इतिहास संबंधी भ्रांतियों के विषय में भी डॉक्टर श्याम सुंदर दास अनेक तर्क उपस्थित करते हैं। चंद ने अपने स्वामी के प्रताप का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। यह स्वाभाविक ही है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य अपने आश्रयदाता का बढ़ा चढ़ाकर ही वर्णन करता है। अर्थात चंद बरदाई जी ने अपने स्वामी का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है और वह स्वाभाविक ही है। क्षेपक वास्तव में भ्रांतियों का कारण है। इस प्रकार क्षेपक तो अनेक काव्यों में पाए जाते हैं। नागरी प्रचारिणी ने इसकी प्रामाणिकता के विषय में कुछ पठ्य और परवाने प्रकाशित किए थे। उनको हम झूठा नहीं मान सकते। रहा अब अरबी फारसी के शब्दों का प्रश्न, उसके विचार में शहाबुद्दीन गौरी से लगभग 250 वर्ष पहले महमूद गजनवी भारत में लूटमार करने आ चुका था। महमूद गजनवी से 300 वर्ष पूर्व भी सिंध और मुल्तान पर मुसलमान अधिकार कर चुके थे। पंजाब भी मुसलमानी संस्कृति से प्रभावित था। चंद लाहौर निवासी था, अतः बाल्यकाल से ही उसके मस्तिष्क में अरबी फारसी के शब्द प्रवेश करने लगे थे। इस कारण चंद की भाषा में अरबी फारसी शब्दों का होना स्वाभाविक है। ऐतिहासिक भ्रांतियों के विषय में मिश्र बंधुओं का कथन है, रासो ऐतिहासिक ग्रंथ न होकर काव्य ग्रंथ है, अतः कवि ने इसमें अपनी कल्पना का भी पूर्ण समावेश किया है। चंद का उद्देश्य था अपने आश्रयदाता के शौर्य का वर्णन करना और उनके लिए उसने कल्पना का आधार लिया है। मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या इसकी तिथियों की प्रामाणिकता के विषय में कहते हैं कि राजपूत महानंद के वंश के 90 वर्ष के शासनकाल को क्षत्रिय शासनकाल नहीं गिनते, अतः रासों में ये वर्ष घटाकर ही संवत लिखा गया है। अर्थात महानंद के वंश द्वारा किए गए 90 वर्ष के शासन को क्षत्रिय शासनकाल नहीं माना जाता और चंद बरदाई जी ने उस 90 वर्ष को घटा करके ही संवत को लिखा है, जिस कारण से इतिहास में पाए जाने वाली तारीख और उनके ग्रंथ में पाए जाने वाले तारीख में भिन्नता आ गई है। समर्थकों का कथन है कि रासों का मूल रूप कैसा था यह तो कहना कठिन है, किंतु यह ग्रंथ चंद ने ही लिखा बल्कि अन्य कवि ने लिखकर इसे चंद के नाम से प्रसिद्ध कर दिया असंगत सा प्रतीत होता है, क्योंकि इतनी प्रसिद्ध रचना को कौन सा व्यक्ति दूसरे के नाम से प्रसिद्ध कराना चाहेगा, और यदि कोई व्यक्ति उनके नाम से अपनी रचना प्रसिद्ध करता है तो इसका ये अर्थ यह है कि चंद बहुत ही प्रसिद्ध कवि था। यह तो अकाट्य सत्य है कि इसके पक्ष की तुलना में इसके विरोध मत अधिक पाए जाते हैं, किंतु यह कहना कि ग्रंथ चंद ने नहीं लिखा और न वह पृथ्वीराज का समकालीन था ठीक प्रतीत नहीं होता, क्योंकि समाज में इतनी प्रसिद्ध बात को सहसा अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता। इतिहासज्ञ पृथ्वीराज का बंदी होना तथा चंद द्वारा शहाबुद्दीन की मृत्यु असंगत बतलाते हैं। इसके लिए यह मत है कि सब वर्णन चंद ने ही नहीं किए हैं।
उसके पुत्र जल्हड़ ने भी किए हैं। जल्हड़ अपने आश्रयदाता का वध एक आतताई के हाथों दिखाना नहीं चाहता था। चंद के हाथों शहाबुद्दीन की मृत्यु दिखाने में केवल राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा की गई है। यह तो निर्विवाद सत्य है कि रासो एक उच्च कोटि का ग्रंथ है, परंतु अभी तक इसके समर्थक इसको प्रमाणिक सिद्ध करने में अधिक सफल नहीं हो पाए हैं। कदाचित नई खोज इसके पक्ष में कोई ठोस सामग्री दे सके, परंतु अभी तक तो यह प्रश्न उलझन का ही है। अर्थात बहुत से विद्वान हैं जिन्होंने रासो को एक प्रमाणिक ग्रंथ माना है और बहुतों ने इसे एक अप्रमाणिक ग्रंथ माना है। यदि हम इतिहास की दृष्टि से ना देखें और कला की दृष्टि से देखें तो पृथ्वीराज रासो एक उत्कृष्ट रचना है। यहाँ तक कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई जी को माना है और उसी के साथ साथ पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। धन्यवाद।